तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को ट्रायल की छूट किस आधार पर दी गई है? डब्ल्यूएफआई से दिल्ली हाईकोर्ट के तीखे सवाल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ से जानना चाहा कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट का आधार क्या है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक याचिका पर डब्ल्यूएफआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालतें मामलों को भटकने की अनुमति नहीं दे सकती हैं। हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ का संचालन करने वाली तदर्थ समिति से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट देने का आधार बताने को कहा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फोगाट और पुनिया को सीधे प्रवेश के खिलाफ अंडर 20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर 23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा। जस्टिस प्रसाद ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इन दोनों व्यक्तियों के चयन का आधार इस तथ्य के अलावा क्या है कि वे अच्छे खिलाड़ी हैं। क्या आपने किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया की है? पूरे मामले से ऐसा लगता है कि किसी तरह की सुनवाई होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं को उन दो पहलवानों की योग्यता संदेह नहीं है जिन्हें आपने चुना है या देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। उनका कहना है कि केवल पिछला प्रदर्शन ही उन्हें भेजने का आधार नहीं हो सकता। आरबीआई ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे ग्राहक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ग्राहक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने फैसला लिया है। आरबीआई ने यूपी के उत्तर प्रदेश के नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये यूपी का सहकारी बैंक है। आज से यूनाइटेड बैंक कोऑपरेटिव बैंक में कोई भी काम नहीं होगा। ये कारोबार के लिए बंद हो गया। इस बैंक में अब ना ही पैसे जमा होंगे और ना ही कैश विड्रॉ होगा। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग विनियम अधिनियम 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर पाई। इस वजह से केंद्रीय बैंक ने फैसला लिया है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ महिला आयोग में हुई शिकायत, जाने क्या है पूरा मामला। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा में हुई उनकी भागवत कथा से जुड़ा हुआ है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया तो उस पर विवाद हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ इसी मामले को लेकर महिला आयोग में शिकायत की गई है। आजाद अधिकार सेना नाम के संगठन की राष्ट्रीय महासचिव नूतन ठाकुर ने बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत किया। ठाकुर ने आरोप लगाए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित भागवत कथा के दौरान महिलाओं के लिए अपशब्द कहे, जिसकी वजह से भारत की महिलाएं अपने आप को लज्जित और अपमानित महसूस कर रही हैं। ठाकुर ने दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद से सोशल मीडिया पर मीम बनकर महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ग्रेटर नोएडा में अपनी कथा के दौरान कहा कि जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है, उनके बारे में हम समझते हैं कि ये प्लॉट अभी भी खाली है। ठाकुर ने कहा कि एक महिला की तुलना प्लॉट से किया जाना और महिलाओं के संबंध में इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी किए जाना अनुचित है, साथ ही ये महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग से इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए फौरन कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब की बात है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 7 दिवसीय भागवत कथा की थी, जिसका समापन गति शनिवार को हुआ था। दिल्ली पुलिस ने नहीं किया बृजभूषण शरण सिंह की जमानत का विरोध, 4 बजे फैसला। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शाम 4 बजे के आसपास अदालत अपना फैसला सुना सकती है। आज बृजभूषण शरण सिंह अदालत में पेश हुए थे। बता दें कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर चुकी है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने ना तो जमानत याचिका का विरोध किया और ना ही समर्थन किया। कोर्ट का कहना है कि कानून के मुताबिक ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। बृजभूषण ने खुद राव एवेन्यू कोर्ट पहुंचकर जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पहले 18 जुलाई को इस मामले में उन्हें राहत मिली थी। कोर्ट ने उन्हें और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। यूपी के हर जिले में खुलेगी यूनिवर्सिटी, निवेश के लिए सरकार का मंत्रण। यूपी के हर जिले में यूनिवर्सिटी खोलने का रास्ता जल्द ही साफ हो सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से प्राइवेट संस्थानों से संपर्क शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में यूनिवर्सिटी खोलने के लक्ष्य पर राज्य की योगी सरकार काम कर रही है। इसके लिए निजी विश्वविद्यालयों से संवाद कर उनको जिलों में निवेश के लिए आमंत्रित करने की शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े नाम बन चुके विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने उनके सामने इस बात को रखते हुए कहा है कि जिन जिन जिलों में विश्वविद्यालय नहीं है वहां उनके निवेश करने की प्राथमिकता दी जा सकती है। उन्होंने एक बैठक में उच्च शिक्षण संस्थान से इसका आह्वान किया।
विपक्षी दलों की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल बोले, पीएम मोदी के पास मौका था लेकिन उन्होंने गंवा दिया। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा, जिसका मतलब होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली सीएम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में हर क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास मौका था लेकिन 9 सालों में उन्होंने क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने किसी भी क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्हें सब कुछ बेच दिया। आज देश में हर आदमी दुखी है। 26 पार्टियां अपने लिए नहीं, देश के लिए एकजुट हुए हैं। हम देश को बचाने आई हैं। जिस तरह से पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है उसे बचाना है। एक नए भारत का सपना लेकर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेकर हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक ऐसा भारत होगा जहां सुख, शांति, प्यार, मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, न कि देश के संसाधन कुछ चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है। मोदी जी तो अंग्रेज नहीं है, फिर इंडिया नाम के विरोध पर बोले संजय सिंह, एनडीए को क्यों दिया नाम। 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद देश के राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा हो गई है। सभी दलों ने एक मंच पर आकर 2024 के लिए गठबंधन के नाम पर ऐलान किया। इसका नाम है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे। इस बैठक में पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे, जिनसे एबीपी न्यूज ने बात की और उनसे आगे की रणनीति को लेकर सवाल किए। इसके साथ ही गठबंधन के नाम को लेकर हो रहे विरोध पर भी उनसे जवाब मांगा। विपक्ष के गठबंधन के इंडिया नाम पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तो ट्विटर बायो से इंडिया शब्द हटा दिया। शर्मा ने कहा था कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा, हम खुद को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने पलटवार किया और कहा कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये नाम तो मोदी जी ने और उनकी सरकार ने दिया है। मोदी जी तो अंग्रेज नहीं है, फिर उन्होंने इंडिया का नाम क्यों जोड़ा। एक रैली में तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया। रूस ने कैंसिल की काला सागर अनाज डील, दोस्त के फैसले के खिलाफ हुआ भारत, कह दी बड़ी बात। भारत ने काला सागर अनाज पहल रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। साथ ही मौजूदा गतिरोध का जल्द समाधान होने की उम्मीद जताई है। इससे एक दिन पहले ही रूस ने घोषणा की थी कि वे युद्ध के दौरान यूक्रेनी बंदरगाह से खाद्यान्न एवं उर्वरकों के निर्यात की अनुमति देने संबंधी समझौते का क्रियान्वयन रोक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन के अस्थायी कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति पर महासभा की वार्षिक बहस में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंतित है, जो शांति एवं स्थिरता के बड़े मकसद को हासिल करने में मददगार साबित नहीं हुआ है। यूट्यूबर्स कितने पैसे कमाते हैं, वीडियो पर 1000 व्यू होने पर कितना मिलता है पैसा, जानिए डिटेल्स। क्या आप भी यूट्यूब के जरिए करोड़ों रुपए कमाने का सपना देख रहे हैं? आप भी यूट्यूब पर वीडियो डालकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ आपको बता रहे हैं कि आप कैसे यूट्यूब के जरिए पैसे कमा सकते हैं, कितने व्यू और कितने फॉलोवर्स पर आपको कितने पैसे मिलते हैं। ये आपको बता दें कि यूट्यूब वीडियो बनाने से होने वाली कमाई की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। साथ ही आप ऐसी वीडियो नहीं बना सकते जो अवैध कैटेगरी में आते हैं। दरअसल अभी हाल ही में यूपी के बरेली में यूट्यूबर्स के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। अधिकारियों के मुताबिक यूपी के इस यूट्यूबर ने गलत तरीके से कमाई की है। यूपी के बरेली में तस्लीम नाम के यूट्यूबर के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। इस छापेमारी में यूट्यूबर के घर से 24 लाख रुपए का कैश मिला। ये पैसे विभाग ने जब्त कर लिया है। तस्लीम पर आरोप है कि उसने अवैध तरीके से कमाई है। वहीं तस्लीम के परिवार का कहना है कि उन्होंने 4 लाख का टैक्स चुकाया। बता दें कि तस्लीम ने यूट्यूब के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। यहाँ आपको बता रहे हैं कि व्यू और फॉलोअर्स के जरिए कैसे कमा सकते हैं पैसे। मान लीजिए आपने एक वीडियो अपलोड की और आपके वीडियो को 10,000 लोग देखते हैं, लेकिन कोई भी ऐड नहीं देखता और हर बार स्किप का बटन क्लिक कर देता है, तो यूट्यूब आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि यूट्यूब एड्स के पैसे देता है आपको, ना कि व्यूज के। अगर आपकी वीडियो को 1000 लोग देखते हैं और वो सभी ऐड देखते हैं तो उसका पैसा आपको मिलेगा। जिस वीडियो पर जितना महंगा ऐड लगेगा उस यूट्यूब चैनल की उतनी कमाई होगी। यह आपको व्यू और उस पर होने वाली कमाई के बारे में बता रहे हैं। यहाँ एक औसत बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि इतने व्यू पर ही आपको इतने पैसे मिलेंगे। यूट्यूब के अपने नियम भी होते हैं। यूट्यूब के अनुसार आपको 1000 व्यू पर 42 रुपए, 2000 पर 85, 10,000 पर 390, 1 लाख पर 4,382 रुपए, 10 लाख पर 42,350 रुपए,
1 करोड़ पर 4.21 लाख रुपए, 10 करोड़ पर आपको 42.33 लाख रुपए और 100 करोड़ पर आपको 4.23 करोड़ रुपए मिलेंगे। तकनीकी खामी का फायदा उठाकर पेटीएम को लगाया 2.25 करोड़ का चूना, 200 बार पेमेंट कैंसिल कर हड़पी रकम। फरीदाबाद में तकनीकी खामी का फायदा उठाकर एक युवक ने ई वॉलेट और ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम को 2.25 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। मुखबिर के जरिए इस कांड का पता चलने पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 ने पेटीएम को सूचित किया। पेटीएम ने अपनी खामी दुरुस्त कर ली है। फरीदाबाद के सेक्टर 31 थाने में मुकदमा दर्ज कराकर मामले की विस्तृत जांच का निवेदन किया गया है। मुकदमा पेटीएम की फादर कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की तरफ से नियुक्त प्रतिनिधि अमित कुमार सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ है। जांच में व्यवधान की बात कहकर फिलहाल पुलिस धोखाधड़ी करने के आरोप में युवक की पहचान उजागर नहीं कर रही है। पेटीएम अपने प्लेटफॉर्म से क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है। अमित कुमार ने शिकायत में बताया कि जब कोई व्यक्ति बिल भुगतान करता है तो पेटीएम से राशि तुरंत क्रेडिट कार्ड में चली जाती है। वहीं ग्राहक द्वारा दी गई राशि कुछ देर के लिए पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर रहती है। करीब 5 मिनट बाद पेटीएम सक्सेसफुल का मैसेज आता है। तकनीकी खामी के चलते 4 घंटे बाद भी पेमेंट सक्सेसफुल की बजाय कैंसिल पेमेंट का विकल्प आता था। कैंसिल पेमेंट करने पर ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि वापस खाते में आ जाती थी। वहीं उसके क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान पहले ही हो चुका होता है। इस तरह आरोपित युवक ने करीब 200 बार कैंसिल पेमेंट के विकल्प का प्रयोग कर 3 महीने में पेटीएम से करीब 2.25 करोड़ रुपए उड़ा लिए। जब तक क्राइम ब्रांच द्वारा सूचित नहीं किया गया तब तक पेटीएम को इसकी जानकारी भी नहीं मिली।